संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया आपके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 133। आज दिन है शनिवार, यानी कि छुट्टी का दिन 19 सितंबर। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्षमा याचना करना चाहता हूं। कल 18 सितंबर के प्रोग्राम को शुरुआत में शायद मैंने 28 सितंबर बोला था, तो 28 सितंबर नहीं था, वो गलती हो गई थी और ये 18 सितंबर था। तो दोस्तों अब मैं बढ़ाता हूं इस कार्यक्रम को आगे, और मैं अपडेट से शुरू करता हूं, और उसके बाद आज का जो हमारा विषय रहेगा वो एक कहानी रहेगा। अपडेट कुछ इस प्रकार है। 52,10,000 अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। 96,424 पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं। 84,372 अभी तक डेथ यानी कि कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, और पिछले 24 घंटे में जो डेथ्स हुई हैं वो 1174 हैं कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से। दोस्तों अब हम बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को आगे। हमेशा अपने हौसले आसमान में और पैर को जमीन पर रखना चाहिए। कलम तभी साफ और अच्छा लिख सकती है जब वो थोड़ा झुककर चलती है। यही हाल हमारी जिंदगी में इंसान का होता है। अपनी परछाई पर क्या गुरूर करना, मैं भी किसी की कहानी में गलत हूँ शायद। हो मुखातिब तो कहूँ क्या मर्ज के लिए, हो मुखातिब तो कहूँ क्या मर्ज के लिए, क्या मर्ज है मेरा, अब तुम खत में पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम, नॉन स्टॉप प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। पिछले 4 महीने से हम कर रहे हैं, रोज का डेली ब्रॉडकास्ट है, और आज है हमारा एपिसोड नंबर 133, शनिवार का दिन 19 सितंबर। अब मैं आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमें हर संबंध को समय जरूर देना चाहिए। क्या पता आगे जाके हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही पते की बात कही है कि हमें हर संबंध को समय देना ही चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसी होती है जिसमें कि अगर आपने समय नहीं दिया तो पता नहीं कि आपके आगे रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। दोस्तों हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है, एक बार और प्रयास किया जाए। इसलिए हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता के लिए हमें लगातार कोशिश करनी चाहिए, और जब हमें लगे ये काम नहीं हो सकता है तो मेरे ख्याल से एक बार आपको आखिरी प्रयास करना चाहिए। मैं आपको 6 एथिक्स ऑफ लाइफ बताता हूँ। बिफोर यू प्रे बिलीव, यानी कि विश्वास कीजिए। Before you speak, listen. Before you spend, earn. Before you write, think about it. Before you quit, try it. Before you die, just live it. सारा जमाना कहता है कि मैंने खुद को कैद कर रखा है अकेलेपन के 4 दीवारों में। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि गुरुजी कि मुझे नहीं पसंद जीना इन झूठे रिश्तों के बाजारों में। ये ईश्वर से कहा जा रहा है, क्योंकि कोई ईश्वर की भक्ति करता है, और इस तरह से इसके बारे में जब बात की जाती है, जो अकेला होता है, जो ईश्वर में लीन होता है, तो उसने ये जवाब दिया है कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं गुरुदेव कि मुझे नहीं पसंद जीना इन झूठे रिश्तों के बाजारों में। दोस्तों साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज कभी नहीं हो सकता। इसलिए कभी कभी अगर आपकी कोई क्रिटिसाइज करता है, आपकी आलोचना करता है,
तो आप उसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आपकी जो कमियां हैं आपको बताकर वो चाहता है कि आप और आगे बढ़े। आपका दिन शुभ हो। दुनिया का सबसे खूबसूरत जो शब्द होता है वो मैं बताता हूँ आपको, वो होता है वाह। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वाह। तो इसी तरह से मैं आपको वाह के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप कहते हैं वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। दोस्तों, फर्क सिर्फ सोच का है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए समय कभी खराब होता है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। वो जो प्रॉब्लम्स आपकी आ रही है, जो समस्या आ रही है, वो आपको वीक नहीं, वो आपको और मजबूत कर रही है। और इसका लाइव एग्जांपल आप कह सकते हैं कोरोना वायरस। तो वो आपको वीक नहीं कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को अप करने के लिए आपके अंदर एक अवेयरनेस लेके आ रहा है, आपको एक ज्ञान दे रहा है। और अब आपने देखा होगा कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं जो आप नहीं करते थे, खाना अच्छा खा रहे हैं और आप हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए कोई भी अगर समस्या आती है तो वो आपको वीक नहीं करती है, वो आपको मजबूत करती है, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव लेना है। दोस्तों, सुना भी कुछ नहीं, कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 133। दोस्तों, ये डेली एपिसोड है और हम रोज सुनाते हैं और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने इत्मीनान से और इतनी अच्छी तरह से सुनते हैं और उसके बाद मुझे अपने कमेंट्स भेजते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है और उससे पहले जैसे मैं करता हूं, मैं एक कहानी सुनाता हूं, इसलिए जाइएगा मत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं सुनाऊंगा आपको एक और सच्ची कहानी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर आपके सामने लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा और एपिसोड नंबर है 133। हमारा आखिरी पार्ट जो होता है, आखिरी हिस्सा जो होता है कहानी के रूप में, और मैं सुनाता हूँ आपको कहानी। और कहानी का नाम है, शीर्षक है आत्मबोध। ये एक महिला है जिन्होंने बताया है, उनके माध्यम से ये कहानी है और मैं आपको इससे कहानी को सुनाता हूँ। सुनिएगा ये सच्ची कहानी। मेरे मिस्टर अपने व्यवसाय की एक आवश्यक मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरे 5 साल के बेटे को स्कूल से लाने के लिए मुझे 2 व्हीलर पर जाना पड़ा। जब मैं 2 व्हीलर से घर की ओर वापस आ रही थी तभी अचानक रास्ते में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं और मेरा बेटा, हम दोनों गाड़ी सहित नीचे गिर पड़े। मेरे शरीर पर कई खरोंच आए, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे बेटे को कहीं भी खरोंच तक नहीं आई। हमने नीचे गिरा देखकर जब हम नीचे गिरे तो आसपास के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए। तभी मेरी काम वाली बाई राधा, उसने मुझे दूर से ही देख लिया और वो दौड़ी दौड़ी चली आई। उसने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और अपने एक परिचित से मेरी गाड़ी एक दुकान पर खड़ी करवा दी। वो मुझे कंधे का सहारा देकर अपने घर ले गई जो पास में ही था। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही राधा के दोनों बच्चे भी हमारे पास आ गए। राधा ने अपने पल्लू से बंधा हुआ 50 का नोट निकाला और अपने बेटे राजू को दूध, बैंडेज और एंटीसेप्टिक क्रीम लेने के लिए भेज दिया और अपनी बेटी रानी को गर्म पानी करने को कहा। उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया तथा मटके का ठंडा जल पिलाया और इतने में पानी भी गर्म हो गया था। वो मुझे लेकर बाथरूम में गई। वहां पर उसने मेरे सारे जख्मों को गर्म पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ किया और बाद में वो उठकर बाहर आ गई। वहां से वो एक नया टॉवल और एक नया गाउन मेरे लिए लेकर आई। उसने टॉवल से पूरा बदन पूछा और जहां आवश्यक था वहां बैंडेज भी लगाई। साथ ही मामूली चोट थी और वहां पर उसने एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगा दी।
अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही थी। उसने मुझे पहनने के लिए नया गाउन दिया और बोली, यह गाउन मैंने कुछ दिन पहले ही खरीदा था, लेकिन आज तक नहीं पहना मैडम। आप यही पहन लीजिए और थोड़ी देर आप रेस्ट कर लीजिए। आपके कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मैं इनको धोकर सुखा देती हूँ और आप अपने कपड़े बदल लीजिए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने गाउन पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसने झटपट अलमारी से एक नया चादर निकाला और पलंग पर बिछाकर बोली, आप थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लीजिए। इतने में बिटिया ने दूध भी गर्म कर दिया था। राधा ने दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाई और मुझे पीने को दे दिया और बड़े विश्वास से कहा, मैडम आप ये दूध पी लीजिए, आपके सारे जख्म भर जाएंगे। लेकिन अब मेरा ध्यान तन पर था, नहीं कि बल्कि मेरे अपने मन पर था। मेरे मन के सारे जख्म एक एक करके हरे हो रहे थे। मैं सोच रही थी, कहां मैं और कहां ये राधा। जिस राधा को मैं फटे पुराने कपड़े देती थी, उसने आज मुझे नया टॉवल दिया, नया गाउन दिया और मेरे लिए नई बेडशीट लगाई। धन्य है राधा। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ राधा गरम गरम चपाती और आलू की सब्जी बना रही थी। थोड़ी देर में वो थाली लगाकर लेके आई और बोली, आप और बेटा दोनों खाना खा लीजिए। राधा को मालूम था कि मेरा बेटा उसे आलू की सब्जी बहुत पसंद है और उसे गरम गरम रोटियां चाहिए, इसलिए उसने रानी से तैयार सब्जी भी करा दी और गरम रोटियां भी बनवा दी। रानी बड़े प्यार से मेरे बेटे को आलू की सब्जी और रोटी खिला रही थी। रानी यानी कि मेरी बेटी, और मैं इधर प्रायश्चित की आग में जल रही थी। सोच रही थी कि जब भी इसका बेटा राजू मेरे घर आता था, मैं उसे एक तरफ बैठा देती थी, उसको नफरत से देखती थी और इन लोगों के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है, ये सब सोच सोच कर मैं आत्मगिलानी से भरी जा रही थी। मेरा मन दुख और पश्चाताप से भर चुका था। तभी मेरी नजर राजू के पैरों पर गई, जो लंगड़ा कर चल रहा था। मैंने राधा से पूछा, राधा इसके पैर को क्या हो गया, तुमने इलाज नहीं करवाया? राजू मतलब राधा का बेटा। राधा ने बड़े ही दुख भरे शब्दों में कहा, मैडम इसके पैर का ऑपरेशन करवाना है, जिसका खर्चा तकरीबन 10,000 रुपये है। मैंने और राजू के पापा ने रात दिन मेहनत कर 5,000 तो जोड़ लिए, 5,000 की और आवश्यकता है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मिल नहीं सके। ठीक है, भगवान का भरोसा है, जब आएंगे तब इलाज हो जाएगा, फिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं, उसने मजबूरी में ये शब्दों को कहा। तभी मुझे ख्याल आया कि राधा ने एक बार मुझसे 5,000 एडवांस मांगे थे और मैंने भी बहाना बनाकर मना कर दिया था। आज वही राधा अपने पल्लू में बंधे सारे रुपये हम पर खर्च करके खुश थी और हम उसको पैसे होते हुए भी मुकर गए और सोच रहे थे कि बला टली। आज मुझे पता चला कि उस वक्त इन लोगों को पैसों की कितनी सख्त जरूरत थी। मैं अपनी ही नजरों में गिरती ही चली जा रही थी। अब मुझे अपने शारीरिक जख्मों की चिंता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन जख्मों की चिंता थी जो मेरी आत्मा को मैंने खुद लगाए थे। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। मैंने उसी वक्त राधा के घर में जिन जिन चीजों का अभाव था, उसकी एक लिस्ट अपने दिमाग में तैयार कर ली थी। थोड़ी देर में मैं लगभग ठीक हो चुकी थी। मैंने अपने कपड़े चेंज किए। अपने लिए जो गाउन उसने मुझे दिया था, वो मैंने गाउन अपने पास ही रखा था और राधा को बोला, ये गाउन अब तुम्हें कभी भी नहीं दूंगी। ये गाउन मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य तोहफा है। राधा बोली, मैडम ये बहुत हल्की रेंज का है। राधा की बात का मेरे पास से कोई जवाब नहीं था। मैं घर आ गई, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। मैंने अपनी सहेली के मिस्टर, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ थे,
उनसे राजू के लिए अगले दिन का अपॉइंटमेंट लिया। दूसरे दिन मेरी किटी पार्टी भी थी, लेकिन मैंने वो पार्टी कैंसिल कर दी और राधा की जरूरत का सारा सामान खरीदा और वो सामान लेकर मैं राधा के घर पहुंच गई। राधा समझ भी नहीं पा रही थी कि इतना सारा सामान एक साथ में उसके घर में क्यों लेकर आई हूं। मैंने धीरे से उसको पास में बिठाया और बोला, मुझे मैडम मत कहो, मुझे अपनी बहन ही समझो। और हाँ अंकल, कल सुबह 7 बजे राजू को दिखाने चलना है। उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा देंगे और तब राजू ठीक हो जाएगा, मैंने उसके पति को कहा। खुशी से राधा रो पड़ी, लेकिन वो ये भी कहती थी कि मैडम, यह सब आप क्यों कर रहे हैं? हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारे यहां तो ये सब चलता ही रहता है। वो मेरे पैरों में झुकने लगी। ये सब सुनकर और देखकर मेरा मन भी द्रवित हो उठा और मेरी आंखों से भी आंसू के झरने फूटने लगे। मैंने उसको दोनों हाथों से ऊपर उठाया और गले लगा लिया। मैंने बोला, बहन, रोने की जरूरत नहीं है। अब इसी को, ये आपकी घर की सारी जिम्मेवारी अब मेरी है। मैंने मन ही मन कहा, राधा, तुम क्या जानती हो कि मैं कितनी छोटी हूं और तुम कितनी बड़ी हो। आज तुम लोगों के कारण मेरी आंखें खुल सकी हैं। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं भगवान से और अधिक की भीख मांगती हूं और मैंने कभी संतोष का अनुभव ही नहीं किया। लेकिन मैंने आज जाना कि असली खुशी पाने में नहीं, देने में होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी, बहुत मार्मिक कहानी थी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आप इस कहानी के बारे में जब आप सुनेंगे, आप देखेंगे, तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। लंबी कहानी ज़रूर थी, पर मैं एक बार फिर कहता हूँ कि बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। तो यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 133। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मन पसंद गाने बजा सको। जिंदगी तो रेडियो है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं होता। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।